तो अभी जो चुनाव हो रहा है ना, उसमें एक मशीन नहीं, दो मशीन होती है। केवल ईवीएम मशीन नहीं, पेपर ट्रेल मशीन भी होती है। और ये मशीन 2014 से लगी। तो जब ये मशीन लगी तब तक, शुरू से लेकर तब तक आप लोग 3 तरीके से वोट डालते आए हो। ये 3 तरीके से क्या वोट डालते आए हो, थोड़ा आपको बताता हूं तो घोटाला कैसे होता है आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपको समझना है, मुझे नहीं समझना है। मैं तो समझ गया हूं। देखो, जब आप भारत में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू था, उस समय जब आप में से कोई बुजुर्ग आदमी उस समय रहा होगा, तो उस समय बैलेट पेपर होता था। उस समय मतपत्र जो है कागज का होता था। और जब आप बूथ पर जाते थे तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको मतपत्र देते थे कागज का। फिर आप देखते थे कौन कौन कैंडिडेट है। पहले देखते थे कौन कौन कैंडिडेट है, फिर आप देखते थे उसके चुनाव निशान क्या है, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको उदाहरण देकर समझा सकूं। फिर आप सोचते थे किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। उदाहरण दे के समझाने के लिए बता रहा हूं। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। बैलेट पेपर में फिर क्या करते थे आप, मोहर होती थी, मोहर होती थी। तो मोहर उठाते थे, उठा के ऐसे रखी थी, होती थी, उठाते थे। अरे शाही नहीं है, शाही होना चाहिए ना मोहर लगाने के लिए। अरे शाही नहीं है। तो फिर क्या करते थे आप लोग, तो इंक का पैड होता था, शाही लगाते थे, मोहर लगाते थे कि नहीं लगाते थे, है? और इस तरह से मोहर लगाते, शाही लगाते थे। और शाही लगाने के बाद में फिर मोहर जो है वहां लगाते थे। फिर देखते थे कि अच्छा कुत्ता कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। फिर वो मोहर जो है एक कुत्ते के निशान पर लगा कर ऐसे दे, बराबर लग गया है। उसके बाद में क्या करते थे, उसको फोल्ड करते थे, ऐसा ऐसा फोल्ड करते। अरे बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा करना होगा। फिर ऐसा और छोटा करते थे, फिर और छोटा करते थे। और छोटा करने के बाद बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। ये होता था। अब ये बैलेट पेपर खत्म हो गया। अब क्या हुआ, ईवीएम मशीन आ गई। अब ईवीएम मशीन में वोट डालने के लिए गए, और डालने के लिए गए, और जाने के बाद आपने क्या किया, बटन दबाया। आपने जाने के बाद बटन दबाया। बटन दबाने के बाद में आपने देखा, मान लो आपने कमल के फूल पर बटन दबाया, हाथी का दबाया, साइकिल का दबाया, पंजे का दबाया, जिस किसी का भी दबाया, तो मोहर लगा हुआ निशान दिखना चाहिए ना। तो 2004 2009 में जो ईवीएम मशीन होती थी वो आंखों से दिखाई नहीं देता था। बैलेट पेपर पर जब आपको दिखाई नहीं देता था तो आप चश्मा लगाकर देखते थे कि साला लगा कि नहीं लगा। मैं कुत्ते को लगाना चाहता था, लगा कि नहीं लगा, देखते थे। मगर ईवीएम मशीन में 2004 2009 में जब आप बटन दबाया तो उस समय जो मशीन थी उसमें मोहर कहां लगी वो दिखाई नहीं देती थी। तो आदमी, वो वोटर जो है कंफ्यूज हो जाता था कि साला वो मेरा वोट इधर उधर तो नहीं गिर गया। ऐसा देखता था वोटर, ये इधर उधर तो नहीं गिर गया वोट। तो चुनाव आयोग का कर्मचारी देखता, अरे बुड़बक, बुड़बक बोलते ना,
अरे बुड़बक है ये वोटर जो है, वो उसको आता वो वोटर के पास आता और वोटर को कहता हो गया है। वोटर को क्या कहता? हो गया है। यानी उसको ऐसा लगता पता नहीं चला वोट हुआ कि नहीं हुआ, तो वो कर्मचारी आकर कहता हो गया है। अच्छा, वोटर क्या कहता है? उसको आंखों से दिखाई देता नहीं, वो क्या कहता है? अच्छा हो गया है, हो गया है। कर्मचारी पूछता किधर से आए हो? कहा इधर से। जाओ इधर, जाओ इधर, उसको भगा देता। ठीक है। अब ईवीएम मशीन में आपको आंखों से दिखाई नहीं दिया कि आपने जिसको वोट दिया आपका वोट उसके नाम पर जमा हुआ या नहीं हुआ। इसके बावजूद भी वोट ईवीएम मशीन में चला जाता है, बिकता नहीं है मगर मशीन में चला जाता है। चला गया। ईवीएम मशीन में वोट जाने के बाद आपके वोट का रिकॉर्ड तैयार होता है ईवीएम में। उस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विशेषता क्या है? वो आंखों से दिखाई नहीं देता। एक कागज का जो बैलेट पेपर है इसका फिजिकल एविडेंस है, ये आंखों से दिखाई देता है। मगर ईवीएम मशीन में जो आपका वोट गया है उसका जो रिकॉर्ड ईवीएम में तैयार होता है वो आंखों से दिखाई नहीं देता। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता। जब आंखों से दिखाई नहीं देता वो आपका वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे? सारे दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। सबूत चाहिए? लो सबूत देता हूं, क्योंकि सबूत के बगैर तो आप मानोगे नहीं। ये मोबाइल है इलेक्ट्रॉनिक। ये जो इलेक्ट्रॉनिक है इसमें आप मैसेज देते हो, आप भी देते रहते हो। तो राम नारायण लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठा है और राम प्रसाद दिल्ली में है। तो राम नारायण क्या करता है? राम प्रसाद जी, मैं लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूं, थोड़ी देर में फ्लाइट में बैठूंगा और दिल्ली आऊंगा। मेरी फ्लाइट 1 घंटे में दिल्ली पहुंचेगी टर्मिनल 3 पर। आप टर्मिनल 3 पर आ जाना, मुझे रिसीव करके ले जाना। मैं दिल्ली में पहली बार आ रहा हूं, मैंने दिल्ली देखा नहीं है, आपका शुक्रगुजार रहूंगा। ऐसा मैसेज टाइप किया, मोबाइल पर इलेक्ट्रॉनिक साधन पर टाइप किया। अब ये टाइप किया हुआ जो मैसेज है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। ये राम नारायण ने तैयार किया, राम प्रसाद को भेज दिया, राम प्रसाद के नाम पर चला गया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है? आपके सामने करके दिखाया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। आपका वोट का रिकॉर्ड ईवीएम में जमा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। जब आपके मोबाइल का रिकॉर्ड दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है तो आपके ईवीएम में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है वो भी ट्रांसफरेबल है, उसको भी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। राम नारायण का मैसेज राम प्रसाद के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है, तो राम नारायण का वोट राम प्रसाद को क्यों नहीं दिया जा सकता? चलो, जितने लोगों ने तालियां बजाई उतने लोगों को समझ में आ गया, ऐसा मैं मानता हूं। बाकी को समझ में आवे कि ना आवे, कुछ तो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बदमाशों का खेल है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना था कि ईवीएम मशीन क्यों लाया गया, तो कांग्रेस ने पार्लियामेंट में भाषण में कहा कि
समाज में जो गुंडा एलिमेंट है वो बूथ कैप्चरिंग करता है। ये बात सही थी। कितना परसेंटेज होता था बूथ कैप्चरिंग? बहुत ज्यादा है तो 1%। 13 लाख मशीन है, 1% अगर हुआ तो 13,000 बूथ पर बूथ कैप्चरिंग होती थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं 13,000। मगर जब से ईवीएम आ गई है तब से 100% बूथों पर होता है, हर मशीन में होता है। ओ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है जो अभी बीजेपी में है, और बीजेपी को इसका फायदा हुआ है। तो ईवीएम मशीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। पेपर ट्रेल मशीन लगाया तो क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं। अब आप ईवीएम पर वोट डालने के लिए गए, एक आदमी वोट डाल रहा है 2014 से, वोटिंग हो रही है 2004 से, 2009 आंखों से दिखाई नहीं देता था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। लगाने के बाद आप वोट डालने के लिए गए, एक वोटर होता है, 2 जगह रिकॉर्ड तैयार होता है। वोटर 1, रिकॉर्ड 2 जगह। एक रिकॉर्ड ईवीएम मशीन में, एक रिकॉर्ड पेपर ट्रेल में। ईवीएम मशीन का रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता, पेपर ट्रेल मशीन का रिकॉर्ड आंखों से दिखाई देता। जब आप वोट डालने के लिए 14 में गए तो कागज पेपर ट्रेल मशीन में बाहर आया, आपने मान लो पंजे पर बटन दबाया तो कागज में निशान लगाया हुआ, पंजे का निशान वाला कागज बाहर आया। आपने आंखों से देखा, हाँ मैंने पंजे पर बटन दबाया, बराबर है, लगा हुआ है। 7 सेकंड रुकता है। ये 14 से शुरू हुआ, 7 सेकंड कागज रुकता है। रुकने के बाद 7 सेकंड समाप्त हो गए, कागज आगे सरक कर कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। जैसे बैलेट बॉक्स में गिर जाता है, बैलेट बॉक्स में गिरने के बाद में वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसका मतलब है ईवीएम मशीन में आपका वोट जमा हो गया, पेपर ट्रेल मशीन में भी आपका वोट जमा हो गया। ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जमा हो गया, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, और पेपर ट्रेल मशीन में कागज का टुकड़ा कटकर गिर गया। अब राम नारायण और राम प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, काउंटिंग हुआ, राम नारायण चुनाव हार गए। राम नारायण चुनाव हार गए काउंटिंग में। राम नारायण ने कहा नहीं, मैं चुनाव हार नहीं सकता, कलेक्टर साहब दोबारा गिनती करो। तो कलेक्टर कहता, हाँ भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तेरी बात तो मानना पड़ेगा, है? चलो भाई दोबारा गिनती करो। ये पेपर ट्रेल में जो कागज पड़ा हुआ है ना बैलेट बॉक्स में, अब ये कागज की गिनती करो। कागज की गिनती होती है, हारा हुआ राम नारायण कागज के टुकड़ों में चुनाव जीत जाता है। ईवीएम में हार जाता है, कागज के टुकड़ों में चुनाव जीत जाता है। ऐसा क्यों होता है ना सवाल? ये बात समझाकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं, क्यों टेंशन हो जाएगा आप लोगों को। टेंशन नहीं करना चाहता हूं। देखो, जब आप वोट डालने के लिए 2004 में गए, आंखों से दिखाई नहीं दिया, 2009 में गए, आंखों से दिखाई नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। 2014 में आप वोट डालने के लिए गए तो 2 जगह वोट जमा हो गया, एक ईवीएम मशीन में, एक पेपर ट्रेल में। अब पेपर ट्रेल में आपने क्या किया? पंजे को मोहर लगाया, हाथी को मोहर लगाया। एक जगह आपने पंजे को लगाया, एक जगह हाथी को लगाया, तो एक कागज का वोट है,
इस पर हाथी का निशान छपा हुआ है, इस पर पंजे का निशान छपा हुआ है। पंजे का वोट कागज का हाथी में ट्रांसफर नहीं होता, हाथी का वोट पंजे में ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि इसका अलग अलग एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है, आंखों से दिखाई देता है, इसलिए घोटाला किया नहीं जा सकता। इसलिए क्या हुआ, राम नारायण का वोट राम प्रसाद के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ, यहां कागज में ट्रांसफर नहीं हुआ। ईवीएम में तो हो गया, कागज में ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए राम नारायण को ज्यादा वोट पड़े थे, उसकी वजह से कागज में गिनती में ज्यादा वोट निकले, तो राम नारायण चुनाव जीत गए। ये मामला है। तो ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, इसको सबूत के तौर पर इस तरह से प्रमाणित किया जा सकता है। इसको रोकने के लिए हम सारे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों को 1848 से लेकर 1956 तक बाबा साहब आम्बेडकर ने और फुले शाह आम्बेडकर ने 108 साल का संघर्ष किया, 108 साल, और आपको वोट का अधिकार दिया। वोट के अधिकार में जानते हो क्या अधिकार है? राजा चुनने का और राजा बनने का। तो हमारे कितना समझ में आया? तो उन्होंने जवाहरलाल को चुना, जवाहरलाल नेहरू को, फिर लाल बहादुर शास्त्री को चुना, फिर इंदिरा गांधी को चुना, फिर राजीव गांधी को चुना। तो हमारे लोगों ने ये समझा ये तो चुनने का अधिकार है। काशीराम जी ने आंदोलन शुरू किया। काशीराम जी ने हमारे लोगों को कहा कि वोट का अधिकार राजा चुनने का ही नहीं, राजा बनने का भी अधिकार है। केवल चुनने का नहीं, बनने का भी अधिकार है। और काशीराम जी ने मायावती को उत्तर प्रदेश का राजा बनाकर साबित कर दिया कि बनने का भी अधिकार है। तो हमारे लोगों को समझ में आया, अरे तो साला बनने का भी अधिकार है। काशीराम जी के आने के बाद हमारे लोगों को समझ में आया कि केवल राजा चुनने का अधिकार नहीं, राजा बनने का भी अधिकार है। मगर ईवीएम मशीन में राजा बनने का अधिकार आपका खत्म हो गया, और ईवीएम मशीन ने आप लोगों को भिखारी बनाने का काम किया। इसको रोकना होगा, इस व्यवस्था को रोकना होगा, और रोककर इसे खत्म करना होगा। ये खत्म करने के लिए पहले तो हम जागरण कर रहे, ये जगाने का काम कर रहे कि ईवीएम में घोटाला होता है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद भी कहते हैं कि नहीं नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। जो लोग ऐसा मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, वो सारे के सारे गधी की औलाद है। किसकी औलाद है? गधे की औलाद है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद भी कुछ हमारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। उसको पूछो कि सुप्रीम कोर्ट ने तो छानबीन के फैसला दिया, क्या तुमने ईवीएम मशीन आप लोगों को राजा चुनने का जो अधिकार था, राजा बनने का अधिकार था, वो अधिकार खत्म हो गया। ये अधिकार 108 साल के संघर्ष के बाद हमारे
महापुरुष अधिकार देने में कामयाब हुए थे। ये कभी घर बैठे मिला हुआ अधिकार नहीं है। और इस बदौलत हम लोग जब तक काशीराम जी जीवित रहे तो पत्रकारों को ये लिखना पड़ता था कि प्रधानमंत्री पद के लिए काशीराम जी का भी नाम चल रहा है। बने कि नहीं बने बात अलग है, उन्हें मगर उनका भी नाम चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वोट के अधिकार की बदौलत है। अगर आपका वोट का अधिकार अगर खत्म हो गया तो आपको कौन पूछने वाला है? इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय किया कि चुनाव आयोग को ईवीएम मशीन में सुधार करने के लिए लिखेंगे। अगर चुनाव आयोग ने नहीं माना तो भारत बंद करेंगे, आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी कि सीए के मुद्दे पर हमने भारत बंद करवाया था और इसकी वजह से सीए का जो कानून है अभी तक लागू नहीं हो पाया। लोग कहते कि नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री, भाई बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है, चलो मान लेते हैं बहुत ताकतवर है, मगर नरेंद्र मोदी का पास किया हुआ कानून वामन मेश्राम ने अभी तक लागू नहीं होने दिया। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी अकेला ही ताकतवर नहीं है, थोड़ा थोड़ा वामन मेश्राम भी ताकतवर है। और नरेंद्र मोदी शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, उसका पास किया हुआ कानून लागू नहीं होने दिया तो नरेंद्र मोदी से हमारी ताकत ज्यादा है, तभी तो हमने रोका। तो भारत बंद करेंगे, इसके बावजूद भी ईवीएम मशीन के अंदर सुधार करने का काम अगर नहीं किया चुनाव आयोग ने तो 2024 में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे, ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। पहले मैं ही फोड़ूंगा। हमारा एक आदमी पूना के पास नगर में, उसने मशीन फोड़ दिया। मैंने पूछा, अरे अकेले अकेले क्यों फोड़ा भाई? 15 लाख जगह फोड़ना है, अकेले अकेले फोड़ने से क्या होगा है? क्यों फोड़ा? कहा कि आपने 2022 में कहा 24 में फोड़ेंगे, तो इतना मेरे से रहा नहीं गया, इतना देरी से फोड़ेंगे तो मेरे से रहा नहीं गया, मौका मिल गया, साला फोड़ दिया। तो मैंने फिर क्या हुआ? का एफआईआर हो गया। अब फिर क्या हुआ? पुलिस वाले धर के लेके गए। अच्छा फिर क्या हुआ? जमानत हो गई। या फिर क्या हुआ? केस चला। फिर क्या हुआ? ये जज ने पूछा ये क्यों फोड़ा? तो क्या कहा? कहा कि मैंने आपका नाम लिया। यार मेरा नाम ले लिया? आपका नाम ले लिया कि वामन मेश्राम ने कहा। क्या कहा? कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईमानदारी से चुनाव नहीं होता। कहा ये कागज तुमको किसने दिया? कहा वामन मेश्राम ने दिया। ये कौन से भाषा में लिखा होगा? अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी पढ़ते हो? क्या मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं अंग्रेजी। अच्छा तो वो वामन मेश्राम ने कहा इसमें सबूत है। अच्छा मेरे पास ले आओ। जज के पास दिया, जज ने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चलो छोड़ दो, जाओ घर में जाओ। उसको निर्दोष छोड़ दिया। हमारे आदमी ने अकेले ईवीएम फोड़ा और सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया तो उसको निर्दोष छोड़ दिया। हम लोग अगर चुनाव आयोग नहीं मानेगा तो 2024 के चुनाव में लगभग 15 लाख बूथ रहने वाले हैं, तो 15 लाख बूथ पर मशीन फोड़ेंगे। 15 लाख बूथ पर। और जब फोड़ेंगे तो ये चुनाव स्थगित हो जाएगा। भारत सरकार और चुनाव आयोग बैठकर सोचेगी कि लोगों का ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा है। अभी आपने सोशल मीडिया में कर्नाटक में फोड़ा कि नहीं है? नौजवान लोगों ने फोड़ा कि नहीं कर्नाटक में?
तो वो अभी मेरी बीमारी वहां भी पहुंच गई है। ये जो बीमारी में फैला रहा हूं ना सारे देश भर में फोड़ने वाली, वहां भी पहुंची है। अभी 4-5 स्टेट में होने वाला है, वहां भी फोड़तोड़ होने वाली है। मैं नहीं करवा रहा हूं, मगर लोगों को गुस्सा है, साला ये भी हम हमारे वोटों की चोरी कर रही। तो आने वाले समय में अगर चुनाव आयोग में ईमानदार ईवीएम मशीन